जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दृष्टि द विज़न एनसीईआरटी भारत एवं विश्व का भूगोल हम लोग देख रहे थे। आप लोग देख लीजिए, यही बुक है। 6 टू 12 6 से कक्षा 6 से 12 तक सभी पुरानी तथा नई एनसीईआरटी पर अध्यायवार वस्तु निष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल। आज हम लोग 6 क्लास का फर्स्ट लेसन देखेंगे। अगर आप लोग बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं ये, नहीं तो हम यूट्यूब पे तो करवा ही रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग। सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी और हमारा आवास। 6 क्लास का पहला लेसन यही है, एनसीईआरटी का पहला लेसन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? हमें बताना है कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं। क्या सूर्य खगोलीय पिंड है, चंद्रमा खगोलीय पिंड है, पृथ्वी खगोलीय पिंड है, उल्का खगोलीय पिंड है कि नहीं? आइए हम लोग देखते हैं। कूट दे रखा है, केवल 1 और केवल 2, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4, उपयुक्त सभी। व्याख्या दे रखी है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड वो सभी चीजें हैं जो रात्रि में चमकती हैं, जो रात्रि में चमकती हैं। वो छत पे लगी लाइटें नहीं, जो आकाश में चमकती हैं, ब्रह्मांड में जो दिखाई देती हैं। आकाश की तरफ देखने पर जो चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं, पता चले छत पे एक लाइट लगा दो और बता दो देखो लाइट चमक रही है, ये खगोलीय पिंड, वो खगोलीय पिंड नहीं है। तो उपयुक्त सभी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? अब हम लोग तारा की डेफिनेशन देखेंगे। ये बताइए, तारा के लिए कौन सी, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। ऑप्शन बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष पे घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, सूर्य एक तारा है, आपको पता होगा सूर्य क्या है, एक तारा है। आइए व्याख्या देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं, ये बात तो सही है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, इसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। समझ में आया कि जिनके आकार में भी ये बड़े होते हैं, गर्म भी होते हैं, गैसों के बने होते हैं। ठीक, इनके पास ऊष्मा होती है, ठीक, जिसको ये रिलीज करते हैं। ठीक है, और इतनी सारी कंडीशन जो भी चीज दे रही है, वो क्या कहलाएगी, तारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है, जिससे वो चीज़ हमें दोबारा ना पढ़नी पड़े। अगर हम इसको जैसे लिखा है ऐसे ही पढ़ते चले जाएं, तो आप ऐसे ही कान में हेडफोन लगा के सुनते चले जाएंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। हर एक चीज़ की व्याख्या करना जरूरी है, परंतु कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो देखने वाले यूट्यूब हैं बच्चे, वो ये कहते हैं कि जो लिखा है बस उतना ही पढ़ दो, बस खत्म करो। ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। अगला देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विधि आकृतियां। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तारों के समूह, यानी जो तारों का समूह होता है, आप देखते हैं तारों का कभी 7 तारे एक पास दिखाई देते हैं, ठीक है, कभी 5 तारे एक पास दिखाई देते हैं, कभी सुबह एक तारा दिखाई देता है। इनको अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं, या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर, क्या बिग बियर का संबंध किससे है? बिग बियर का संबंध सौरमंडल से है, नक्षत्रमंडल से है, क्षुब्ध ग्रह समूह से है, या इनमें से किसी से नहीं? व्याख्या देखते हैं। अर्सा मेयर या बिग बियर, अर्सा मेयर, अर्सा मेजर, सॉरी फिर से देखते हैं क्वेश्चन। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? सौरमंडल से, नक्षत्रमंडल से, क्षुब्ध ग्रह समूह से, इनमें से कोई नहीं? व्याख्या देखते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर का एक प्रकार का नक्षत्रमंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्रमंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, 7 तारों का समूह, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्रमंडल है। यह एक बड़े नक्षत्रमंडल अर्सा मेजर के भाग हैं। आपसे क्वेश्चन इसमें नया बन सकता है कि जो ये अर्सा मेजर का कौन भाग है, अर्सा मेजर का कौन भाग है? तो आप लोग बताइएगा। अर्सा मेजर का जो भाग है ये सप्तऋषि जो हैं, 7 ऋषियों का सप्तऋषि मंडल जो है ये अर्सा मेजर नक्षत्रमंडल का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? अब बात आ गई ग्रहों की। ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्वेश्चन सी सही होगा, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी एक ग्रह है। आप देखते होंगे कि सूर्य जो है, सूर्य क्या है? तारा है। पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी के पास कोई ऊष्मा नहीं है, कोई प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन डी है जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल तो होता है, लेकिन ये हर ग्रह पे नहीं है। जैसे कि पृथ्वी पे तो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान बताइए। स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8, लगभग 10, याद रखिएगा। ठीक है, सारी चर्चाएं आगे होती रहेंगी। व्याख्या देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनमें प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अब ग्रह की डेफिनेशन अगर लिखने को आएगी तो आप आसानी से लिख पाएंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी अपने अक्ष के परिता भी घूमती है, यानी अक्ष पर भी घूमती है, और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। अक्ष पर जब घूमती है तो वो 24 आवर्स में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है, और सूर्य का चक्कर लगाती है पूरा 1 ईयर में, 1 साल में। ठीक है, यही चीज़ याद रखिए। यहाँ से चली यहाँ तक आने में इसको 1 वर्ष लगता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। दोस्तों अगर हम थ्योरी की क्लास ले रहे होते तो इसको विस्तार से बताते, परंतु जितनी व्याख्या दे रखी है इसको जरूर हम समझेंगे। ठीक है, व्याख्या दे रखी है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हम लोग जहाँ निवास करते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं। यह एक क्या है? ग्रह है। जिस पर हम निवास करते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं। यह एक क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी दोस्तों कैसा ग्रह है? पृथ्वी एक नीला ग्रह है, ये भी याद रखिए। पृथ्वी ग्रह कैसा है? नीला ग्रह है। ठीक है, ये भी याद रखिए। जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से
पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यह कैसी चमकती हुई प्रतीत होती है? क्यों? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से चमकती है, इसका कोई अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य से पृथ्वी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में पांचवा ग्रह है। पांचवा ग्रह है। जैसे कि हम इसकी एक कोशिश करते हैं थोड़ा समझाने की। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। उसके बाद में सूर्य से हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नंबर बृहस्पति के बाद दोस्तों है शनि। बृहस्पति के बाद में शनि, ये दूरी के हिसाब से है। शनि के बाद में आता है यूरेनस। यूरेनस के बाद में आता है नेपच्यून। क्या आता है? नेपच्यून के बाद में आती है पृथ्वी। ये दोस्तों क्या हो गई? दूरी का क्रम हो गया। एक नंबर पे, यानी आकार में सबसे बड़े के हिसाब से। आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति के बाद में शनि बड़ा है, शनि से हल्का छोटा है यूरेनस से नेपच्यून के बाद में पृथ्वी के बाद में दोस्तों आता है शुक्र के बाद में आता है मंगल, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। अब हम दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसको कलर चेंज कर देते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो इनका दूरी का क्रम है, दूरी का क्रम सबसे मतलब पास में कौन सा है? बुध है। बुध के बाद में शुक्र, और शुक्र के बाद में है पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी के बाद में आता है मंगल। कौन आता है? मंगल। ठीक, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसको याद करने का सेंस ये है, देखो, बुध याद करो, फिर बृहस्पति छोड़ दो, एक क्रम कर दो। यदि बुध के बाद बृहस्पति गैप है, फिर शुक्र कर लो। उसके बाद में शनि गैप है, और संडे यानी कि रविवार कौन है? पृथ्वी है। उसके बाद में सोमवार छोड़ दो, अगला कौन सा है? मंगल के बाद में बुध को गैप करो तो कौन सा आएगा? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद में अरुण और वरुण। याद कर लीजिए, ये आपको दूरी का हिसाब भी पता चल गया है। ये दूरी वाले हैं, ये आकार वाले। ठीक है, कोशिश करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आए, परंतु देखते हैं आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए सही था। इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि पृथ्वी दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह नहीं है। कौन सा है? पांचवा ग्रह। आकार में तो तीसरा ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम रखिए। अभी हमने आपको बताया ग्रहों का क्रम कैसे रखना है, कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा बुध। बुध के बाद में बृहस्पति को गैप कर दो, अगला कौन आएगा? शुक्र। तो कहाँ दे रखा है? बुध। फिर उसके बाद में शुक्र, फिर शनि को गैप कर दो, यानी कि संडे कौन सा होता है? पृथ्वी को कहते हैं रविवार। फिर सोमवार गैप कर दो, अगला कौन सा आएगा? मंगल के बाद में बुध को गैप करोगे तो कौन आएगा? बृहस्पति के बाद में शुक्र को गैप करोगे, मंगल, बुध को गैप करोगे तो बृहस्पति, फिर शुक्र को गैप करोगे तो शनि आ जाएगा, और शनि के बाद में रविवार, संडे, अरुण और वरुण 2 ही हो जाते हैं। यहां से बुध से शुरुआत करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, नीचे दिए गए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस को क्या कहते हैं? अरुण, और नेपच्यून को क्या कहते हैं? वरुण। याद रखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? आंतरिक का मतलब ये होता है, कुछ होते हैं, यानी कि ये कोई रूम है या ये सूर्य है, सूर्य के जो पास वाले ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो ये बाहर ग्रह हैं इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। जो बाह्य ग्रह होते हैं वो 3 बाह्य ग्रह हैं, 4 बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह बोले जाते हैं, और जबकि 4 ही ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बुध तो आएगा ही। बुध के बाद में कौन सा? बृहस्पति को गैप करेंगे, अगला कौन सा है? शुक्र आएगा।
फिर शुक्र के बाद में शनिवार को गैप करेंगे यानी पृथ्वी, पृथ्वी को आना चाहिए परंतु है नहीं, इसमें पृथ्वी ऑप्शन में नहीं दे रखी। अब पृथ्वी के बाद में सोमवार को गैप करेंगे, अगला कौन सा आएगा, मंगल, तो मंगल दे रखा है, यानी कि 1, 2 और 3 जिस ऑप्शन में 3 दे रखे हों, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखे हैं। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं एवं चट्टान से बने हैं, जो चट्टान से आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं। अब बाह्य ग्रह की बात हो रही, बाह्य ग्रह की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, बृहस्पति से। कहाँ से शुरुआत होती है, बृहस्पति, बृहस्पति। देखिए दोस्तों बाह्य ग्रहों की शुरुआत होती है बृहस्पति से, बृहस्पति से। अब ये जो अभी हमने बाह्य ग्रह देखे, अब हम आंतरिक ग्रह देखे, अब हम बाह्य ग्रह देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, नंबर 2 अरुण, नंबर 4 वरुण, नंबर 3 पे है शनि। अब हम देखते हैं क्या ये सभी हैं। सूर्य को रखो, ये सूर्य है, सूर्य के बाद में हमने बुध से शुरुआत की थी, बुध, ठीक, बुध के बाद में बृहस्पति को गैप करोगे, शुक्र रखोगे, शुक्र के बाद में गैप करोगे शनि को, पृथ्वी रखोगे संडे में, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में कौन सा आएगा, मंगल। ये दोस्तों कौन से थे, आंतरिक ग्रह थे। अब अगर हमें सिर्फ आंतरिक ग्रह पता है, आंतरिक ग्रह ही अगर पता है 4, तो हम ये पता चल जाएंगे कि अब बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो शेष बचे हुए ग्रह जितने हैं वो सब बाह्य ग्रह हैं। तो कौन से बचे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कौन से हो गए, बाह्य ग्रह हो गए। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, डी, उपयुक्त सभी। व्याख्या देखते हैं, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। जो आंतरिक ग्रह थे वो दोस्तों चट्टानों से बने थे। ये जो बाह्य ग्रह हैं गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन दे रखा है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। बुध का जो परिक्रमण काल है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। अब बुध का परिक्रमण काल है कितने दिन, पता है, बुध का दोस्तों परिक्रमण काल कितने दिन है, 88 दिन। आपको बता दें 88 दिन है। जबकि घूर्णन समझते हैं, जो पृथ्वी घूर्णन कर रही वही घूर्णन कितना है, 59 दिन, 59 दिन। 88 दिन का परिक्रमण काल है, 88 दिन का परिक्रमण काल है, और जबकि 59 दिन का घूर्णन है। ये अपने अक्ष पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, जबकि सूर्य का चक्कर बहुत तेजी से लगाता है। ठीक है, इसी हिसाब से आपको हम बता दें, शुक्र का जो परिक्रमण काल है, शुक्र का, देखिए यार पेन नहीं चल रहा है, देखते हैं। शुक्र का परिक्रमण काल जो है, शुक्र का परिक्रमण काल 255 दिन है, 255 दिन, और जबकि घूर्णन 243 दिन है, 243 दिन है। पृथ्वी का 24 घंटे और परिक्रमण काल कितना, 1 वर्ष, आप लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, व्याख्या नहीं करेंगे ज़्यादा, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या था कथन, एक, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रह से सबसे कम है। कारण है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। हमने आपको बताया कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो कौन सा है, बुध ही है। तो दूसरा वाला कारण तो सही है, परंतु कथन देखते हैं सही है या नहीं सही है। आगे ऑप्शन दे रखे हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। देखो दोस्तों, ये वाला तो हमें पता है कि आर गलत नहीं है, तो ऑप्शन ये काट दो। ये भी हमको पता है
कि जो ए है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 88 दिन का अर्थात सबसे कम है क्योंकि सबसे पास में है, तो ऑप्शन ए भी सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। और ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं भाई व्याख्या करता? ये बुध की बात कर रहा है और ये भी बुध की बात कर रहे हैं, तो व्याख्या क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल व्याख्या कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जब तक क्वेश्चन के ऑप्शन काटना नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चन सही नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या देखिए, बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 28 दिन है, जबकि घूर्ण काल कितना है? 59 डे, याद रखिए। और जबकि इसका घूर्ण परिक्रमण काल कितना? 88 दिन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुब्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है? क्षुब्ध ग्रह देखते हैं आप, छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके। आप जब छत पे कभी सोते होंगे, खुले आसमान में सोइए तो देखिए ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में एक रोड टाइप की बनी हुई है। ऐसे आप देखेंगे एक बेल्ट टाइप की निकली हुई होती है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुब्ध ग्रह पट्टी कहते हैं। वो कहाँ है? देखते हैं, बुध और शुक्र के बीच। बुध और शुक्र के बीच, यानी कि बुध और शुक्र के बीच में है? नहीं, गलत है ये। शुक्र और पृथ्वी के बीच, ये भी गलत है। पृथ्वी और मंगल के बीच, ये भी गलत है। जबकि सही कौन सा है? बृहस्पति और मंगल के बीच। ये जब वाय और आंतरिक ग्रह डिवाइड किए जाते हैं, वहीं पे यहाँ मंगल पड़ेगा और यहाँ बृहस्पति पड़ेगा, उसी के बीच में ये पट्टी निकली हुई है। आइए व्याख्या देखते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुब्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुब्ध ग्रह के ही भाग हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? अभी हमने आपको बताया अरुण और वरुण। आ को पहले रखो, वा को बाद में, तो पता चल जाएगा सबसे दूर कौन सा है? वरुण। वरुण को दोस्तों क्या कहते हैं? नेपच्यून। इंग्लिश में आ जाए तो देखो नेपच्यून कहते हैं, और हिंदी में सबसे अच्छा है अरुण और वरुण। याद रखो, क्योंकि अरुण के ही बाद वरुण आता है और सबसे वाह कौन है? वरुण है। तो ऑप्शन बी सही होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति, बुध के बाद में शुक्र के बाद में पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। याद रखिए। आगे, वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सिरस व 2003 यूवी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये ग्रह दोस्तों, प्लूटो जो था, ये अपनी कक्षा, देखिए ग्रह की एक कंडीशन होती है, वो अपनी कक्षा में परिक्रमण करता है और अपने अक्ष पर घूमता है, परंतु यह कभी कभी दूसरे की कक्षाओं में परिक्रमण करने लगता था। इसलिए यह अपनी कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं करता था, इसीलिए इसको बौना ग्रह कहकर इसको हटा दिया गया है। अब इस समय ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 8। हम 2025 में बात कर रहे हैं। ये वीडियो पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा, आगे ग्रहों की संख्या बढ़ेगी घटेगी क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। क्वेश्चन 13 है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है, पृथ्वी के आकार को भूआब भी कहा जाता है। पृथ्वी का जो आकार है उसको भूआब कहा जाता है। कारण बता रहा है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी टाइप की है। चपटे का मतलब है कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसी चपटी है। समझ रहे हैं आप? ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये वाले डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्रुवों पर चपटी है, ये ध्रुव हो गए इसके, ध्रुवों पर चपटी है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है कारण इसका। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं। ये ऑप्शन आप लोग देख लिया करिए, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम दोस्तों अब जानते हैं, पहले लिखते हैं, ये पृथ्वी बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ऐसी है पृथ्वी। तो व्याख्या क्या कह रही है? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। हमने देखा है इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको नॉर्थ साउथ कहते हैं। ये दोनों ध्रुव हैं, याद रखिए। यह कारण है कि इसके आकार को द्विआब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्विआब भी कहा जाता है। द्विआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार।
पृथ्वी के समान आकार जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो पृथ्वी के लिए आवश्यक है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। नंबर 2 कह रहा है पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। अब आप दोस्तों बताइए, क्या पृथ्वी आपको हरे रंग की दिखाई देती है? हमने अभी शुरुआत में ही आपको बताया था पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, नीला। और ये नीला रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल की अधिकता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण जल का, सागरी जल का रंग हमें देखने में नीला दिखाई देता है। कैसा? नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी हमारा नीला ग्रह। अब पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों देखते हैं व्याख्या इसकी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है। कैसी? नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की जो सतह है जल से कितनी ढकी हुई है, तो आप याद रखिए 2/3, 2/3 यानी कि 3 भाग में 2 भाग जल है और 1 भाग पे हम रह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि कितने भाग पर हम लोग रह रहे हैं, तो 1/3 यानी कि 1 भाग पर हम रह रहे हैं, जबकि 2 भाग पर क्या है? जल है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को सीखना है दोस्तों। जब आप लोग क्वेश्चन को सीखे हुए होंगे तो क्वेश्चन गलत होने की चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? याद रखिए ग्रहों से, उपग्रहों से, सूर्य से, उल्कापिंडों से। तो के ऑप्शन दे रखे हैं केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो सौरमंडल हमारा होता है, सौरमंडल की डेफिनेशन क्या कहती है? सौरमंडल में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं, गैलेक्सी हैं, सभी से मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है। जैसे कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुब्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। दोस्तों हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? तो दुग्ध मेखला, दुग्ध दुग्ध मेखला, इंग्लिश में इसको कहते हैं मिल्की वे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। उस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। याद रखिए कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। पहला कथन है। दूसरा, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए सही, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों सूर्य का खिंचाव बल जो है सौरमंडल को बांधे रखता है, ये बात सही है। सूर्य का जो खिंचाव है सौरमंडल को बांधे। आप देखते हैं सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूर्णन कर रहे हैं और सूर्य का परिक्रमण कर रहे हैं। कोई किसी से टकरा नहीं रहा है, कोई किसी की कक्षा में नहीं जा रहा है। यही तो सूर्य की खासियत है। यानी जो मुखिया है वो बहुत ही सख्त है। ध्यान रखिए, ऐसे याद रखिए। जो मुखिया कौन है? सूर्य। आइए व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। परंतु आप लोगों को ये अभी आगे पता चलेगा किसने क्या बताया था। केपलर ने कौन सा नियम बताया था? ये लोग कौन सी कक्षा में परिक्रमण करते हैं, गोलाकार या दीर्घ वृत्ताकार? इस तरीके के क्वेश्चन अभी हैं, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, तो देखिए आप। व्याख्या दोस्तों है सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। कभी कभी आपको 500 सेकंड दे देता है। सेकंड कितना? 500 सेकंड। तो 6 गुणे 6
देखो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 8 8 छंग 48 480 सेकंड हुआ 8 मिनट के हिसाब से 480 सेकंड। लेकिन कभी-कभी आपको 500 सेकंड दे देता है, तो अगर जैसा ऑप्शन दे रखा हो, अगर सेकंड में 480 ऑप्शन दे रखा है तो आप इसको टिक करिए, अगर 500 ऑप्शन दे रखा है तो आप इसको टिक करिए। ये याद रखिए। सौर मंडल के ग्रह को सूर्य के चक्कर लगाने में उसके रास्ते किस आकार में फैले हैं? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है। क्या है? सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार के होते हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि देखो दोस्तों, वृत्ताकार का मतलब है ये, ठीक है, लघु वृत्ताकार का मतलब है ये, और दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है ये दीर्घ वृत्ताकार कहा जाता है। तो कौन से दोस्तों किस हिसाब से चक्कर लगाते हैं और सूर्य कहाँ है? यहाँ केंद्र में। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा। व्याख्या देखते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर, इसको हटा देते हैं। व्याख्या देखते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। किस ग्रह को सूर्य का किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सूर्य की किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। व्याख्या दोस्तों देखते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। लगभग बराबर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो हमने आपको बताया था पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, देखिए ये पृथ्वी है। तो इधर हम बुध से शुरू करते हैं। बुध, बुध के बाद बृहस्पति गैप हो गया, बृहस्पति, बुध, बृहस्पति, शुक्र आएगा। कौन आएगा? शुक्र। शुक्रवार, तो शनिवार को गैप करोगे, शनि पृथ्वी, यानी कि रविवार को पृथ्वी कहते हैं। उसके बाद में सोमवार को गैप करोगे तो अगला कौन सा आएगा? मंगल आएगा। तो आप देख लीजिए पृथ्वी के आसपास कौन से ग्रह हैं? इधर शुक्र है, इधर मंगल है। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? शुक्र होगा। इधर शुक्र था और इधर मंगल था। मंगल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो कौन सा होगा? शुक्र होगा। तो क्या है? व्याख्या देखते। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और दोनों अगर पूछता तो दोनों बता देते। देखिए दोस्तों, जानकारी पूरी होनी चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह की बात की जाए तो अरुण है, वैसे तो वरुण है, परंतु ऑप्शन में हम देखते हैं क्या वरुण दे रखा है? क्या देखा है? वरुण तो नहीं दे रखा है। सबसे छोटे की बात कर रहे हैं। सॉरी, देखिए दोस्तों, ऐसा है, जो ये अरुण दे रखा है, ये अरुण, ये दोस्तों क्या है? ये हमारा दूरी के हिसाब से बात की जा रही है, ये दूरी के हिसाब से है। परंतु जब छोटे और बड़े की बात आएगी तो सबसे बड़ा कौन सा हमने बताया था आपको? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में दोस्तों कौन सा आता है? शनि। ठीक है, बृहस्पति से शुरुआत करिए क्योंकि नाम लिखा है ना, देखो कितना बड़ा सा नाम लिखा है। बृहस्पति के बाद में शुक्र, फिर आज छोड़ दीजिए शुक्र को, फिर आइए शनि पे। शनि के बाद में कौन सा आएगा? शनि यानी शनिवार। उसके बाद में यूरेनस। यूरेनस किसको कहते हैं? यूरेनस। यूरेनस लिखिए, कौन सा आएगा? यूरेनस। और उसके बाद में कौन सा आएगा? इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यूरेनस को क्या कहते हैं? अरुण। अरुण। उसके बाद में कौन सा आएगा? नेपच्यून। कौन सा आएगा? नेपच्यून। नेपच्यून को क्या कहते हैं? वरुण। नेपच्यून को क्या कहते हैं? वरुण। और वरुण के बाद में कौन सा आएगा? वरुण के बाद में कौन सा आएगा? पृथ्वी। आपसे पूछ कहा गया था ना आकार में कौन सा इसका स्थान है? पांचवा। पृथ्वी के बाद में कौन सा आएगा? शुक्र। शुक्र के बाद में कौन सा आएगा? मंगल। और मंगल के बाद में कौन सा आएगा? बुध।
तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा हो गया बुध। देखो किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है बृहस्पति और बुध। व्याख्या क्या करी, हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये दोस्तों पॉइंट जो हैं आपको याद करने हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा कि यही क्वेश्चन आप पढ़ लें और इसी से कुछ आ जाएगा। आपको क्वेश्चन अपने तरीके से बनाने हैं, अपने तरीके से उनके आंसर लिखने हैं। ये जो ऑप्शन दे रखा है ये तो सिर्फ एक बहकाने वाली चीज़ें हैं। ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, जितना पढ़ो उससे कुछ भी पूछा जाए, हमें आता है तो आता है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वह कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। वाह क्या गजब का दोस्तों क्वेश्चन है कि वो यानी कि सब जैसे कि ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो ऐसे कौन से दो ग्रह हैं, वो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका परिक्रमण इस ये सब इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इस डायरेक्शन। ये एक ऐसा कोई दो ग्रह हैं जिनकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली, इस डायरेक्शन में वो घूमेंगे। तो देखिए दोस्तों वो कौन से ग्रह हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बुध और शुक्र हैं, शुक्र और शनि हैं, शुक्र और यूरेनस अर्थात अरुण, और बृहस्पति और यूरेनस अर्थात अरुण। तो कौन सा है, शुक्र और यूरेनस है, शुक्र और यूरेनस है। आइए व्याख्या देखते हैं दोस्तों। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह सूर्य की दिशा, सूर्य की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। सुई दोस्तों कैसे घूमती है, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे घूमती है, हैं? तो ये दोनों इस दिशा में घूम जाएंगे दो ग्रह। अब बाकी जितने ग्रह हैं वो सब इस डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, ये सब गोला बनाइए आप। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। क्वेश्चन 1000, 2000, 3000 एक दिन में पढ़ लेना बहादुरी नहीं है। क्वेश्चन 10 पढ़ना और 10 में 10 को याद कर लेना बहादुरी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। देखिए कौन सा कह रहा है, बृहस्पति। जिसने कायदे से पढ़ा होगा वो कर ले जाएगा। बृहस्पति के बाद में क्या आता है, शनि, शनि के बाद में क्या आता है, यूरेनस। अभी हमने आपको बताया था मंगल और बृहस्पति के बाद ये क्षुब्ध ग्रह पाए गए हैं, क्षुब्ध ग्रह पाए गए। तो छल्ले कहाँ पाए जाएंगे, इन्हीं के बीच पाए जाएंगे। ये क्योंकि ये वाह्य ग्रह हैं, तो बृहस्पति भी वाह्य है, शनि भी वाह्य है, और यूरेनस भी कौन सा है, वाह्य है। कौन सा है, वाह्य है। और आगे क्या कहते हैं, देखिए ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा, केवल एक, केवल दो, कि एक और दो, दोनों। ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। वाह, बताइए सबसे। अब ठीक है, अभी पता चलेगा कि किसके पास चंद्रमा है और किसके पास चंद्रमा नहीं है। तो आप कहते हैं कि किसके पास नहीं है दोस्तों, हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास। बुध और शुक्र यानी सूर्य से दोनों बेचारे नज़दीक हैं, सूर्य से दोनों नज़दीक हैं। पहला बुध पड़ेगा, अब बुध के बाद में शुक्र पड़ता है, बुध के बाद में शुक्र पड़ता है। ये नज़दीक है, याद रखिए। हम आपको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, रटा नहीं रहे हैं कि जितना आए बस उतना समझा दी, पढ़ा दिया और छोड़ के चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं, जितना पढ़ाएंगे उतना याद होना चाहिए। सूर्य के सबसे नज़दीक हैं ये लोग, सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, इसलिए इन दोनों के, शुक्र, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। जबकि पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का कभी कभी ये भी लिख के आता है कि उपग्रह की जगह चांद दे देता है कि ये बताइए कि शुक्र के कितने चांद हैं, बुध के कितने चांद हैं, पृथ्वी के कितने चांद हैं, मंगल के कितने चांद हैं। तो पृथ्वी का सिर्फ एक ही चांद है। कौन सा, वो उपग्रह कौन सा है, चांद, जिसको हम लोग चांद कहते हैं। मंगल के दोस्तों कितने उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं, देखिए बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, परंतु पृथ्वी का
पृथ्वी का एक उपग्रह है। कितना? पृथ्वी का एक उपग्रह है और मंगल का 2 उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह, बृहस्पति के लगभग दोस्तों 75 उपग्रह हैं। किसके? बृहस्पति के। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह थे, परंतु इस समय शनि के सबसे सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। ठीक है। ऐसे अरुण के कितने उपग्रह हैं? अरुण के, बृहस्पति और शनि के दोस्तों उपग्रह हैं शायद 82 उपग्रह हैं। कंफर्म कर लीजिए एक बार। और अरुण के कितने उपग्रह हैं? अरुण के उपग्रह शायद 17 हैं। 17 उपग्रह हैं। और वरुण के उपग्रह की संख्या कितनी है? 8। इसको एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है। इसको एक बार आप लोग देख जरूर लीजिएगा। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी हो गया ना, पता चल गया कि किसके पास नहीं है। किसके पास नहीं है? बुध के पास नहीं है और शुक्र के पास नहीं है। ठीक, व्याख्या हो गई। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास हैं? सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? बृहस्पति के पास है। सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? बृहस्पति के पास। ये दोस्तों पुराना डाटा दे रखा है शायद। दोस्तों ये जो है पुराना डाटा दे रखा है। ये डाटा अपडेट होता रहता है, उपग्रह की खोज होती रहती है। अभी आप देखेंगे तो बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हो गए हैं और शनि के पास लगभग 146 उपग्रह हो गए हैं। ये डाटा अपडेट होता रहता है। ये क्वेश्चन आता भी नहीं है कि ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक उपग्रह किसके पास हैं। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास हैं? आप इतना याद रखिए, बृहस्पति के पास और शनि के पास। क्योंकि बृहस्पति के पास लगभग वर्तमान में 95 उपग्रह हो गए हैं और शनि के पास 146 उपग्रह हो गए हैं, जबकि इससे पहले इसके बृहस्पति के पास 75 उपग्रह थे और शनि के पास में 82 उपग्रह थे। ठीक है, तो सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? शनि और बृहस्पति, इन्हीं दोनों को याद रखना है। और किसके पास उपग्रह नहीं है? तो किसके पास? बुध और शुक्र याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है अपडेट होता रहता है इसका डाटा। तो ये लोग आप लोग वर्तमान में गूगल करके चेक कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है 25। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मतलब फिर कथन भी दे रखा है। पृथ्वी के उपग्रह चांद का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। आधा का मतलब 1/2 है। क्या ऐसा है? देखते हैं भाई। व्याख्या दे रखी है। उपग्रह जो अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। अब आपसे अगर पूछा जाएगा सैटेलाइट, तो आप याद रखिए कि सैटेलाइट का मतलब होता है साथी। 2 चीज़ें यहाँ से याद करिए, प्रत्येक वर्ड को याद करिए कि उसका मतलब क्या हो सकता है। सहचर या साथी, सैटेलाइट का मतलब हो गया। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अतः कथन ए सत्य है, यानी कथन ए सत्य हो गया। परंतु अब भी देखते हैं, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। वो कौन सा है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। कितना है? 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, अतः कथन 2 असत्य है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जो प्रकाश आने की स्पीड थी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे, चंद्रमा पर पहुंचे थे। और चंद्रमा पर पहुंचे कब थे? याद रखिए 21 जुलाई को, 21 जुलाई 1969 को पृथ्वी पर पहुंच गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसका व्यास कितना है दोस्तों? इसका जो व्यास बता दिए 1/4 है। पृथ्वी के जितना ही पृथ्वी है उससे 1/4 हिस्सा है इसका। यह लगभग हमसे 3,84,000, इसको मिटा देते हैं। चंद्रमा हमसे कितना दूर है? 3,84,000 के समथिंग, 84,000 के समथिंग दूरी है पृथ्वी से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है,
प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? अब याद रखिए, पाणिनि थे, कणाद थे, आर्यभट्ट थे, नागार्जुन। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को स्वयं पता होगा कि नागार्जुन नहीं थे, पाणिनि भी नहीं थे, कणाद भी नहीं थे, आर्यभट्ट का कभी कभी नाम आप लोगों ने सुना है, क्योंकि खगोल विज्ञान में इन्हीं का नाम आता है। तो कौन थे? आर्यभट्ट। व्याख्या दोस्तों देखते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि खगोल शास्त्री किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? खगोलीय पिंडों एवं उनके गति के संबंध में जो अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 27। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये जो चंद्रमा है इसका केवल एक भाग, यानी 4 भागों में अगर इसे आप डिवाइड करें तो सिर्फ एक भाग दिखाई देता है। कारण कह रहा है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। व्याख्या दोस्तों क्या कह रही है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में? 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27 दिनों में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एवं चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई को, कब? 20 जुलाई को, कभी कभी 20 जुलाई दे रखा होता है, कहीं कहीं 21 जुलाई दे रखा है, तो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। स्रोत नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि NCERT 6 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार 21 जुलाई है। देखा दोस्तों, हमने बताया था कि जो NCERT है वो इसको 21 जुलाई ही मानती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कथन दूसरा है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है को आकाश गंगा कहते हैं। क्या ये सही है? ये आप ऑप्शन दे रखे हैं। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रही है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। बात तो सही हो गई। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। कभी रात में आप लोगों ने देखा होगा तो आपको दिखती होगी, रास्ते की तरह दिखती। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। ये जो ऐसे ऐसे करके रास्ता बना हुआ है, इसको लोग कहते थे नदी बह रही है, इसीलिए इसको आकाश की गंगा कहा जाने लगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा पूजनीय गंगा को मानते हैं, तो इसको क्या कहने लगे? आकाश गंगा नाम पड़ा। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। दोस्तों, कल हम लोग इसके आगे शुरुआत करेंगे। अगला चैप्टर होगा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। कोशिश करिए आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ करके आइए और हम इसको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अंत में यही कहना है कि जो भी पढ़िए विस्तार से पढ़िए। शॉर्टकट का दोस्तों सफलता तक कोई रास्ता नहीं जाता है। धन्यवाद।